हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डमरूधर गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे थे भारत के भौतिक विभाग के बारे में। तो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं उत्तर भारत के पर्वतीय प्रदेश जो कि भारत के भौतिक विभाग में आता है, और दूसरा उत्तर भारत के विशाल मैदान के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम तीसरे भौतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो जो दो ठो को नहीं देखा है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश और उत्तर भारत के मैदान को, तो आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार के सबसे पहले हम उसकी स्थिति, विस्तार और कहाँ तक फैला है और किस किस राज्य के अंतर्गत आता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार क्या है? प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदान के दक्षिणी भूभाग में फैला हुआ वह धरातल है जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसका विस्तार राजस्थान से कुमारी अंतरीप और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक विस्तृत है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका चौड़ा भाग उत्तर दिशा की ओर है तथा इसका चौड़ा भाग उत्तर की ओर तथा शीर्ष भाग दक्षिण की ओर फैला हुआ है। इसके उत्तर में अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है। पश्चिम में ऊंचे पश्चिमी घाट और पूर्व में निम्न पूर्वी घाट और दक्षिण में नीलगिरी पर्वत से यह घिरा हुआ है। इसके समुद्र तल से ऊंचाई 450 से 700 मीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा पठार है। इसका क्षेत्रफल 10 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत इतने लोकेशन तो इसके बारे में बता दिया गया है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं इसके बारे में जानेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसके अंतर्गत दक्षिण पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में इसका विस्तार है। यह पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ ज्वालामुखी तथा भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं का भय नहीं रहता है। इसलिए यहाँ जब भी भूकंप आता है तो इस धरातल भाग में भूकंप के झटके का आभास होता ही नहीं है। अगर होता भी है तो एकदम सामान्य होता है, जिसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि इसका निर्माण मालवा से के होने के कारण यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का भय नहीं रहता है। हाँ, तो एक तो हो गया प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सामान्य जानकारी। तो अब प्रायद्वीपीय पठार को समझने के लिए हमें उसको 4 भागों में बांटते हैं, जो कि इसको बांटा गया है इसको 4 भागों में। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है छोटा नागपुर का पठार और चौथा है मेघालय का पठार। तो जानते हैं दक्कन का पठार क्या है। दक्कन का पठार ताप्ती नदी के घाटियों के दक्षिण से लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, इसकी आकृति त्रिभुज आकार का है। इस पठार के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ राज्य आते हैं। इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग के ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, जिसके कारण यहाँ काली मिट्टी का जमाव हुआ है, जिसे दक्कन ट्रेक भी कहा जाता है। अतः यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम किस्म का है। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है दक्कन के पठार, यहाँ कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। इस पठार का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक है। इसकी प्रमुख नदी, यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं दक्कन के पठार के अंतर्गत, जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत दक्कन के पठार है, यहाँ के जो प्रमुख नदी हैं वो है इंद्रावती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कावेरी। तो इस प्रकार के
जो लगभग ये नदी है। तो जो दक्कन के पठार है इसको भी हम 4 भागों में बांटते हैं। तो इसमें जो पहला है महाराष्ट्र का पठार, दूसरा है कर्नाटक का पठार, तीसरा है तेलंगाना का पठार, चौथा है बस्तर का पठार। तो जिस दक्कन के पठार के अंतर्गत ये आ जाते हैं। तो इस दक्कन के पठार के अंतर्गत भी इसको 4 भागों में बांटा गया है। महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार, बस्तर का पठार। तो हम इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे। अगर आपको महाराष्ट्र के पठार, कर्नाटक के पठार, तेलंगाना के पठार और बस्तर के पठार में जानना है तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये है दक्कन का पठार। अब जो प्रायद्वीपीय पठार के जो दूसरा भाग है, पहला दक्कन का पठार था, दूसरा भाग है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार क्या है देखते हैं। जो मालवा का पठार नर्मदा, ताप्ती नदी तथा विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम भाग में त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। जो अरावली पर्वत के दक्षिण में यमुना नदी, चंबल नदी तथा विंध्याचल पर्वतों से घिरा हुआ है। विंध्याचल पर्वत का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। इसका विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा हुआ है। यहाँ काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो मालवा पठार के अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं वो हैं चंबल नदी, काली नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, पार्वती नदी आदि जो मालवा पठार के अंतर्गत आते हैं। इस पठार में भारत की सर्वाधिक अवनालिका अपरदन होने के कारण इसमें भयंकर बीहड़ पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के जो तीसरा भाग छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार क्या है। यह पठार छोटा नागपुर का पठार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला तथा झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में विकसित है, ठीक है। जो ये छोटा नागपुर का पठार है वो पश्चिम बंगाल के केवल पुरुलिया जिला, बाकी जिला नहीं, केवल पुरुलिया जिला तथा झारखंड के अधिकांश क्षेत्र में यह पठार है। यहाँ बहुतायत में खनिज संपदा पाए जाते हैं। इसका ढाल पूर्व की ओर है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ महानदी, सोन नदी, स्वर्णरेखा नदी तथा दामोदर नदी है। महानदी इसकी दक्षिणी सीमा राजमहल की पहाड़ियों तक है एवं पूर्वी सीमा, मतलब जो छोटा नागपुर का जो दक्षिणी सीमा है इसका दक्षिणी सीमा राजमहल की पहाड़ियों तक एवं पूर्वी सीमा पारसनाथ की जो ऊंची चोटी तक है, जिसकी चोटी है की ऊंचाई है 1365 मीटर। पारसनाथ चोटी प्रायद्वीपीय पठार के सबसे बड़े ऊंची चोटी है। इसको याद कर लेना दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। अब देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के चौथे भूभाग के बारे में। चौथा भूभाग है मेघालय का पठार, ठीक है। मेघालय का पठार एक जो प्रायद्वीपीय पठार का एक छोटा सा भाग है, मतलब ये अधिक भाग नहीं है, छोटा सा भाग है जो भ्रंश के कारण, मालदा गेप के कारण अलग हो गया था और वो मेघालय के पास चला गया था। यहाँ के प्रमुख पहाड़ी गौर खासी, जयंतिया आदि पर्वत श्रृंखला है। मतलब यहाँ प्रायद्वीपीय पठार के अधिक भाग नहीं है, बस थोड़ा सा भाग है जो कि भ्रंशन के कारण अलग हो गया था। तो दोस्तों ये था प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो ये हमने देखा जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका स्थिति विस्तार को कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो जो दक्षिण के पठार के प्रायद्वीपीय पठार है इसकी उत्पत्ति कैसे किस प्रकार से हुई इसका थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना का अवशिष्ट भाग है, गोंडवाना लैंड का अवशिष्ट भाग है जो किसी समय तेथिस सागर के दक्षिण में फैला था। इन सब भागों में पाए जाने वाली मिट्टी के अवसाद पशु पक्षी से वनस्पति में ऐसी समानता मिलती है जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मालगासी के जो अवशिष्ट भाग है। अब इसके विशेषताएं के बारे में थोड़ा जानते हैं। वर्तमान समय में दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति लगभग 50 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह भाग सदा से ही स्थल खंड रहा है और कभी भी पूरी तरह से सागर में नहीं डूबा है। देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो
प्रायद्वीपीय पठार कभी भी सागर में नहीं डूबा है। यह पर्वत निर्माणकारी भू संचलन क्रिया के कारण मुक्त रहा है। इस कारण यह एक स्थिर भूखंड है। ठीक है, जो ये कभी संचलन नहीं हुआ, मतलब प्रभावित नहीं हुआ, ऐसे मानता है। ये दृढ़ भूखंड से यहाँ की अधिकतर चट्टानें मोड़दार होकर क्षैतिज है। यहाँ की चट्टानें मोड़दार नहीं है, भले ही क्षैतिज है। और देखते हैं दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक महत्व। यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बने होने के कारण खनिज पदार्थों में धनी है। कर्नाटक में सोना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हीरा, संगमरमर, चूने का पत्थर, मैग्नीज, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कोयला, सोना, लोहा, क्रोमियम, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में लोहा पाया जाता है। संगमरमर, कोयला, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि अभ्रक, ग्रेफाइट, कुरुंदम, रॉक फॉस्फेट, तांबा आदि पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। यहाँ की दूसरा जो महत्व है, लावा मिट्टी होने का है, रासायनिक तत्वों में धनी होने के कारण कपास उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब पहाड़ी ढालों पर गर्म मसाले उत्पादित किए जाते हैं, जैसे काजू, केला, आम आदि यहाँ के पैदावार बहुत होते हैं। और जैसे कि यहाँ जो मुद्रादायनी फसल भी होती है, जैसे गन्ना, धान, कपास, सुपारी, साबूदाना, अनानास, तंबाकू आदि। और तीसरा जो इसका आर्थिक महत्व है, प्रायद्वीपीय पर साल, सागौन, शीशम, चंदन आदि बहुमूल्य वन मिलते हैं, जो बीड़ी बनाने के लिए चौड़ी पत्ती वाले टीमरू तथा तेंदू वृक्ष मिल जाते हैं, महुआ, अग्नि घास आदि। यह तो मतलब देखा जाए तो यह आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न क्षेत्र है। मतलब ये भारत का लगभग 80% मतलब खनिज उत्पादन करता है। यहाँ अब जो शहतूत, पलाश आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो ये तो हो गया उसके आर्थिक महत्व के बारे में। तो दक्षिण पठार के भाग के जो कुछ नदियां हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दक्षिण प्रायद्वीपीय पर अनेक नदियां बहती हैं, जिन्हें बहाव की दिशा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पश्चिम की जो दक्षिण की नहीं, जो कि दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार में बहने वाली नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है वो है माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती आदि। और पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी है दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई आदि है। और उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदी चंबल, पार्वती, काली, सिंध, बेतवा, सोन, केन, पुनपुन, धसान आदि है। तो ये तो हो गया जो दक्षिण पठार के मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार के बहने वाली नदियां। यहाँ की नदियां दोस्तों अत्यंत प्राचीन है, जो सहस्त्र वर्षों से भी अपने मार्ग को चौड़ा करती रही, अपने आधार तक पहुंच चुकी है, जिसके कारण यहाँ क्षरण की मतलब जो शक्ति नष्ट हो चुकी है। यहाँ की नदियों का मुख्यतः वृक्षनुमा और केंद्र है। यहाँ की नदियां छोटी हैं, जो प्राय ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं, लेकिन किंतु वर्षा काल में बाढ़ लाती हैं। यातायात के लिए नाव चलाने यहाँ सुरक्षित नहीं है। तो एक हुआ दोस्तों जो दक्षिण के फैले हुए प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, इसके बारे में बताया गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब हम अगले जो वीडियो आएगा उसके बारे में, जो भारत के चौथा भूभाग समुद्र तटीय मैदान के बारे में पढ़ेंगे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो भारत के भौतिक विभाग है उसमें से ये मतलब इसका भी बहुत अधिक महत्व है। मतलब जो प्रायद्वीपीय पठार का महत्व आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक है, और जो उपजाऊ की दृष्टि से उत्तर भारत का मैदान है, और पर्वतीय दृष्टि से जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। तो ये तो हो गया। अब अगले वीडियो में देखेंगे जो समुद्र तटीय मैदान, वो भी एक भारत का भूभाग है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डमरूधर गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे थे भारत के भौतिक विभाग के बारे में। तो हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं